हेलो। हेलो हेलो। 15+, 12+, 10+, 8+। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से सीजीएस हल्ला नहीं करेगा। निम्नलिखित में से किसमें सीजीएस इकाई के रूप में अर्घ है? यही ना है। तो देखो, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, इस सब का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्घ। ऊष्मा का कैलोरी भी होता है। कार्य का और ऊर्जा का, यानी 1 और 3 दोनों का। और शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य अब बटा समय, यानी जूल अब बटा सेकेंड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाट। जूल बटा सेकेंड को क्या कहते हैं? वाट। शक्ति का सही मात्रक है वाट और इसका व्यवहारिक मात्रक है एचपी, हॉर्स पावर। हो गया? कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में, हो गया, कभी कभी चला जी क्वेश्चन में क्या करता है कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। तो लिख देगा 1 वाट बराबर 1 जूल अब बटा 1 सेकेंड। 1 वाट बराबर 1 जूल अब बटा 1 सेकेंड। कहेगा निम्न में से कौन सा संबंध सही है? आएगा तो देगा 1 वाट बराबर 1 जूल इंटू 1 सेकेंड, 1 वाट बराबर 1 जूल का स्क्वायर बटा 1 सेकेंड, या 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकेंड। तो ये रिलेशन सही है। बोलो ने, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा, तो घनत्व को लिख देगा एक घनत्व बराबर द्रव्यमान अब बटा आयतन, या दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो कभी कभी क्या करेगा, चला 1 पास्कल बराबर लिख देगा 1 न्यूटन बटा 1 मीटर स्क्वायर। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको अब बना दीजिएगा, ठीक ना? पढ़ें? पढ़ें? संयोजन अभिक्रिया होता है जब ए बी से जुड़ता है और ए बी बनाता है। ऑक्सीकरण और कमी। ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन की कमी, दोनों फिर अलग अलग बात हो जाता है। ऑक्सीकरण होता है जब किसी तत्व में ऑक्सीजन जुटता है
और ऑक्साइड का निर्माण करता है। विस्थापन अभिक्रिया होता है कि ए बी प्लस सी डी अगर जुटता है तो ए सी या प्लस बी डी बना देगा। ए सी यहां जाके जुटेगा, बी यहां आके जुटेगा, तो विस्थापित होकर जुटेगा। अपघटन अभिक्रिया होता है जब ए बी टूटेगा ए और बी में। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग है H2, O2 से विक्रिया करता है, H2O बना देता है। अब देख लीजिए कौन वाला में जाएगा, वो उत्तर हो जाएगा। ए और बी जुट के ए बी बना दिया, किसमें गया? हो गया? बढ़े? बढ़े हो? पता है हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता। हाइड्रोक्साइड जब ये हो गया, सबको पता है अम्ल और क्षार का क्या मामला है। अगर H प्लस की मात्रा H प्लस देगा तो अम्ल है, और OH माइनस देगा तो क्षार है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये pH स्केल पर 7 से अधिक होगा तो क्षारीयता या OH माइनस बढ़ेगा कि घटेगा? OH माइनस बढ़ेगा। और 7 से कम होगा अम्लीयता या H प्लस क्या होगा? बढ़ेगा। और 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन। 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन। अब क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोक्साइड आयन की उच्च सांद्रता। हाइड्रोक्साइड आयन अगर बढ़ेगा, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, हाइड्रोजन आयन मतलब हो गया H, बोलो रे। हाइड्रोजन आयन हो गया H, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया OH। तो अगर इधर से इधर आएंगे तो OH माइनस का मान कह रहा है अगर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो सांद्रता बढ़ेगी तो क्षारीयता बढ़ेगा, और क्षारीयता बढ़ेगा तो पीएच का मान बढ़ेगा कि घटेगा? इधर 7 फिर 8 फिर 9, बढ़ेगा कि घटेगा? आंसर बताइए क्या हो जाएगा? विलियन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलियन है। हो गया? पहले के सवाल क्या होते थे, चला एक ही भाग पूछे जाते थे। अब एक सवाल में 3 भाग देके उसका ऑप्शन तोड़ तोड़ के बना दिया जाता है। लिख लिए क्या? अब तल दर्पण के मामले में यदि वस्तु, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लेकिन इस टॉपिक से 300-400 क्वेश्चन पूछे गए। एकदम सिंपल है। आवर्धन क्षमता बराबर होता है फॉर्मूला -v/u या हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? हाँ, अगर आवर्धन का मान 1 से कम है, 1 से क्या है? कम है, तो प्रतिबिंब छोटा है कि बड़ा है? तो प्रतिबिंब छोटा है। अगर 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब क्या है? बराबर है। अगर 1 से बड़ा है
उत्तरिक लिखो ना, हम लिखाते हैं 1 से गया बोरम की। देखो 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा होगा। अच्छा, ई बैठल है। फिर बैठ गया क्या? अपना अवशेष तो नहीं छोड़ दिया? वही कर रहे हैं भाई। लक्ष्मण को तो नहीं बुलाइएगा। काहे हंस रहे थे? उलट गया। ऑफ हुआ है ना? अब हो जाएगा। हाँ चला, इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम में रखना, इसका मैनुअल में दिया हुआ है। अर्धचालक जो है ना, 27 डिग्री 25 से 27 के बाद उसकी चालकता घटने लगती। एसी। लगाएंगे, चला बहुत जल्द लगाएंगे। अगला बार तुम लोग तो नहीं भोग पाएगा। बाल बच्चा, बाल बच्चन तो छोटका भाई। गरीब बच्चा सब चला यहाँ पढ़ने आता है। यहाँ बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो घर पे रेफ्रिजरेटर नहीं देखा है। कोई कहता है 6,000 में पढ़ा दीजिए, कोई कहता है 2,000 में पढ़ा दीजिए, कोई कहता है 10,000 में पढ़ा दीजिए। तो चला ओकरा से एसी लगा सकते हैं, ओकर बिल नहीं दे सकते हैं। लगाना आसान है, 30,000 40,000 में एसी आता है आराम से, 5 साल 3 साल तो आराम से चलेगा, 5 साल का वारंटियो रहता है। 5 को लगा देंगे, 1.5 लाख रुपया लगेगा। लेकिन अगर जब बिल आता है ना चला, तो हम कैलकुलेट करके बता देते हैं एगो एसी का कितना बिल आता है। 1 टन में कितना वाट? क्या वो कहे काटा है? तुम समझो 1.5 टन का एसी जो है, 2 टन का एसी चाहिए 12 बाय 10 के कमरे के लिए। 12 बाय 12 का अगर कमरा है आपका, तो 2 टन का एसी चाहिए। इसमें तो कई टन का चाहिए, ओकर कोई माइये बाप ने। एक टन में चिरा 3516 वाट होता है। और तुम समझो 12 बाय 12 के कमरे के लिए 2 टन चाहिए, मतलब 7,000 वाट।
और तुम्हारा जो ये बल्ब जल रहा है अभी वो 10 वाट का है। 2 टन का एसी लगाइएगा आप एक घर में 12 बाय 12 के कमरे में, तो आपको ठंडक महसूस होगी। 1.5 लगा दीजिएगा तो कम ठंडा लगेगा। अब वो हो गया कितना, 7,000 वाट। मतलब 700 घरों में जो 10 वाट का बल्ब जलेगा उससे 1-2 टन का एसी एक 12 बाय 12 कमरे को ठंडा करता है। आपका पंखा है 65 से 75 वाट, मान लेते हैं हम 100 वाट है जबकि वो है नहीं, यानी 80 गो पंखा चलाइए। अभी रूम में 80 गो लगलो नहीं होगा चला ना है। 80 गो पंखा चलाइए, ये गो 2 वाट का एसी चलाइए जो इतने दूर को ठंडा करेगा। तो देख लो ना, ये तो जोड़ने की चीज है। चला तुम्हारा 1 टन में 1 टन इज इक्वल टू कितना, ये तो हिसाबो कम से कम चला कोई कहेगा तो कर दोगे। 1 टन में लगभग 3500 वाट होता है, 3500 से ज्यादा ही होता है, 3500 वाट। 2 टन होगा तो 7,000 वाट ना चला, 7,000 वाट। 1 वाट एक बल्ब जो यहां लगा हुआ है चला, बहुत बड़ा जो है वो 20 वाट का है, और जो छोटा है वो 10 वाट का है। घर में जो हम लोग लगाते हैं वो 10 वाट का होता है। यानी 700 घरों में जिससे रोशनी जाती है उससे एक 12 बाय 12 के कमरे में, यहां से कैमरा तक, इधर यहां तक, इधर यहां तक, इतने कमरे के लिए चाहिए। ठीक ना। अब तुम सोच रहे रूम में कम से कम हमको लगाना पड़ेगा 10, 5, 15 एसी। 5 इधर से, अब 5 उधर से, नहीं तो ठंडा ही नहीं होगा। 15 तिया 45, अब 15 50 75, यानी कितना वाट हो गया, 52,000 वाट हो गया। अब 52,000 वाट, अब तुम समझ लो कितना होगा। 5,200 घरों में जितने से रोशनी जाएगी उतना से तुम इस रूम में ठंडक महसूस करोगे। ठीक है ना। सही। जैसे और उसमें भी समस्या नहीं है, बिल देख लो, बिलो देख लो। तुम लोग तो बोलने के लिए बोलिए ना देता है, कितना बोले, 52,000, 52,000 वाट गुना, ये तो हो गया छोटा VIT बटे 1,000 ना। तो VIT बटे 1,000 से V इंटू आई हो गया P। P तो डायरेक्ट नहीं यहां है, 52,000 वाट इंटू T, कितना देर जलाओगे, 14 घंटा, 12 घंटा। अभी तुम 12वें घंटे में हो और इसके बाद 2 घंटा और है क्लास, 14 घंटा। हम तो हर बात मान लेते हैं 10 घंटा चलाते हैं। तू कहेगा नहीं नहीं 14 का 12, हम 2 घंटा और कम कर देते हैं, 10 घंटा बट 1,000, 3 गो 0, 3 गो 0 गिल लो, 520, 520 एक दिन का है, गुना 30 एक महीना का, गुना 9 रुपया पर यूनिट, गुना 9। तो बाद में 9 करना, 3 दूनी 6, 3 पचा 15, 2 गो 0, तो 15,600 यूनिट बिजली खपत होगा। गुना 9 कर दो। चलो हम अप्रोक्स में 10 कर देते हैं, 1 गो 0 बढ़ाते हैं, 1,56,000 का बिल खाली ई रूम का आएगा। तो तोरा लगता है कि 10 टका के टेस्ट लिया जा सकता है। हाँ अच्छा छोड़ो, चला तो हम पर घंटा के जोड़ देते हैं, 10 घंटा नहीं, कितना, डेली तो हर रूम में 1 घंटा, नहीं छोड़ का देंगे, बोल रहे हैं डेली तो हर रूम में 1 घंटा, 20 दिन। अब बट्टा कितना, 1,000, ई कट गया तो 52 गुना 2, 104 गुना 9, 9 चौका 36, 10 नंबर 90, 3, अरे 9 चौका 36 के 6 बाकी 3, 9,0,0,3, 9 1 9। ये कुछ छूट रहा है, अच्छा 1 गो 0 छूट रहा है, कुछ छूट रहा है क्या,
अगर 1 घंटा डेली चलाएंगे तो 9360 रुपया बिजली बिल आएगा पर मंथ, खाली 1 घंटा। देख रहा, मजाक में ले रहा है तुम। अब तोरा में चलाएंगे, दूसरा वाला हम बंद कर देंगे, ओकरो में चलाना पड़ेगा। ये चला 1 रूम का है, सब रूम का तुम जोड़ लो कितना हो। इसलिए एसी बोलना बहुत आसान है, लगाना भी आसान है। अब नहीं ना बोलेगा, इसलिए चला नहीं बोलना, तुम बोलबे करेगा। अब ठंडा लगेगा इसी में ना, छोड़ देते हैं। आ जाइए, इधर हेने और हेने। अच्छा हाँ भाई, अपना अपना बात अपने पास रखो, हम एसी नहीं लगाएंगे, हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, जगह पढ़ना है पढ़, सीधा खाली कर। अब तल दर्पण परावर्तन के मामले में यदि वस्तु की दूरी 5 है, प्रतिबिंब दूरी इतना है, बता क्या होगा। m बराबर होता है दर्पण में -v/u, -v/u। m बराबर हो जाएगा, वस्तु की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी कितनी है, 2। तो बता क्या होगा, 5/2 कि 2/5। ए की बी, किसी की डी, बी फॉर बॉल। कैसे, u का मान कितना, 5, 5 की -5। v का मान कितना, -2 ना। कहता है प्रतिबिंब की दूरी, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में यहां है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब की दूरी 2 सेंटीमीटर है। अगर वस्तु दूरी 5 है, प्रतिबिंब दूरी 2 है, कर मतलब की हुआ। एक मिनट, अगर ये 5 है और ये कितना है, 2 है, तो वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक। तो वास्तविक बनेगा तो ये भी -2 हो जाएगा, तो -2/-5। आंसर बी नहीं है क्या आंसर। हो गया। आपको पता होगा अवतल दर्पण में इधर की सभी दूरियां निगेटिव और इधर की सभी दूरियां पॉजिटिव होते हैं, सही है ना। एक ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर डैश रोगी द्वारा परिवीक्षक, परिवीक्षक का मतलब ऑब्जर्वेशन, परिवीक्षक के रूप में किया जाता है। देखो चला, ग्लूकोमीटर दो चीजों को नापता है, एक होता है हाइपोग्लाइसेमिक और एक होता है हाइपरग्लाइसेमिक। हाइपोग्लाइसेमिक होता है जब ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, और हाइपर होता है जब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है। हाइपर मतलब ज्यादा की कम, जब ग्लूकोज कम, एक होता है हाइपर, जब ग्लूकोज अधिक। अभी चला, शुगर आना धुन हो रहा है, पसीना बहेगा, शुगर तुरा कभी नहीं होगा। किसान को कभी देखा है डायबिटीज होते हुए, जमींदार को होता है। ब्लड प्रेशर भी किसान को कभी नहीं होता है, जो खेत में काम करता है। मेरा दो दोस्त है, दोनों को हो गया है, 321 है। एगो मेरा छोटा भाई है, उसको 321 है शुगर, 321 में बोल भी नहीं पा रहा है, सीधा पेटे में भोंक रहा है इंजेक्शन सुबह शाम, उसको पता ही नहीं चला। एकाएक बहुत लो फील कर रहा था, गया डॉक्टर के पास, हमसे छोटा है, और शुगर कितना है, 321। एगो को 265 है, सोनुआ को। का है भैया, वो ठेकेदारी करता था,
अनाधुन दारू मुर्गा मटन चल रहा था। ई बेचारा वो गाड़ी ले लिया, गाड़ी इतना ना एक्सीडेंट हुआ कि अगर सुगरे उखड़ गया। ये मेंटल टेंशन से भी होता है, मेंटल हेल्थ से, अनुवांशिक भी है, जेनेटिक भी है। अगर आपके फैमिली में किसी को होगा तब भी होने की संभावना है। हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपो मतलब ग्लूकोज कम, कम भी खतरनाक है और ज्यादा भी। हाइपरग्लाइसेमिक ग्लूकोज क्या अधिक, और जिसको भी चला पसीना आता है उसको कभी भी शुगर नहीं हो सकता है। आप कहिएगा क्यों? क्योंकि अगर आपको पसीना आता है तो आपके रक्त का सांद्रता जो है हमेशा कम रहेगा, मतलब आपका रक्त पतला रहेगा। पतला रहेगा क्योंकि नमक की मात्रा जो भी होगी, जो भी शुगर की मात्रा होगी वो पसीने के माध्यम से निकल जाएगी, तो आपका रक्त पतला होगा। रक्त पतला होगा चला तो आपको कभी भी शुगर की बीमारी, ना शुगर की बीमारी होगी ना हार्ट अटैक होगा। कभी सुना है कोई किसान हार्ट अटैक से मर गया? गांव घर में सुनता है हार्ट अटैक से मर गया, बहुत कम। अब सुन रहा हो, अब जैसे चला केकरा होता है जी, या तो जमींदार है या जॉब वॉब करता है, सरकारी नौकरी में था, अब वो एकदम आराम का जिंदगी जिया है, तो अगर रक्त का कंसंट्रेशन धीरे 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 पसीना नहीं निकलने के कारण चला वो मोटा हो गया, मोटा हो गया तो हार्ट पंप नहीं कर पाया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया। तो हाइपर का मतलब हो गया ज्यादा ग्लूकोज की कम, हाइपोग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज कम। तो अब चला बता दो जहां आंसर क्या होगा, ग्लूकोमीटर है। प्रसूति नहीं होगा, हेपेटाइटिस भी नहीं होगा, स्नायु शास्त्र भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। बर्फ जल की अवस्था में क्या होगा बता? चला एक बात बताओ, बर्फ से जल बनाओगे, आज जल से फिर जलवाष्प बनाओगे, तो गर्म करने से होगा कि ठंडा करने से? बर्फ को गर्म करोगे जल बनाओगे, जल को गर्म करोगे जलवाष्प बनाओगे। और गर्म करना मतलब उष्मा, कोसी की छेपी। अचला अगर आप जलवाष्प को, किसको चला, जलवाष्प को ठंडा करो, ठंडा करके क्या बनेगा? जल। और ठंडा करो क्या बनेगा? बर्फ ना। और ठंडा करोगे क्या बनेगा चला? बर्फ। अब बर्फ बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठंडा करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा मतलब उष्मा निकालना पड़ेगा ना हो, यानी उष्मा छिपी। हाँ जी, किधर हैं भाई साहब? तापमान ना, उष्मा छिपी मतलब उष्मा निकालना, उष्मा शोषी में उष्मा ग्रहण करना। तो ग्रहण करेंगे तो वृद्धि होगा, वृद्धि होगा तब ना बर्फ जल बनेगा। लेकिन वो मामला नहीं है, जब अवस्था परिवर्तित होता है तो ताप नियत रहता है। वही थ्योरी आप पूछ रहे हैं, वो गुप्त उष्मा का वो अलग मामला है, ठीक ना। लेकिन आपको बर्फ को अगर आप उष्मा दीजिएगा, गरमाइएगा तब ना वो जल बनेगा। ताप नियत रहेगा, उष्मा बदलेगा। क्या नियत रहेगा? ताप नियत रहता है। अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप क्या रहता है? नियत रहता है। यहां देखिए हर जगह आप आंसर बताइए क्या होगा? बी किसी, देखो ताप वाला आंसर नहीं हुआ है, क्योंकि ताप क्या रहेगा? नियत रहेगा। ऊष्मा अवशोषण होगा, बर्फ को क्या बना रहे हैं? जल। तो ये ऊष्मा लेगा तब ना चला पिघल के जल बनेगा। आंसर बता, लिख लो, अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप नियत रहता है। अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप नियत रहता है। अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप क्या रहता है? नियत। ये तो चला बना दीजिएगा। क्वारा परिपथ में समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा? ये दोनों क्या है? समानांतर में। तो समानांतर में होगा तो 2 × 4/2 प्लस 4, 8/6। ये भी हो जाएगा 4/3। दोनों को जोड़ दो,
पढ़ें? केपलर के तीसरा नियम, कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम, परिक्रमण काल का नियम। देखो, केपलर का 3 नियम था। केपलर ने क्या दिया था? ग्रहों का नियम। कितने नियम थे? पहला था कक्षा का नियम, दूसरा था क्षेत्र का नियम कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, और तीसरा था परिक्रमण काल का नियम। कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम, परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल को ही अवधि भी कहते हैं। परिक्रमण काल को क्या कहते हैं? अवधि। कक्षा का नियम कहता है कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। क्षेत्र का नियम कहता है समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। परिक्रमण काल का नियम कहता है कि टी स्क्वायर समानुपाती होगा आर क्यूब के। बता आंसर क्या होगा? अवधि का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन। आई केपलर का कैवा नियम है? पहला। ई कैवा है? दूसरा। ई कैवा है? तीसरा। अधिकतर पूछता है केपलर ने क्या दिया था? ग्रहों का नियम। पढ़िए क्वेश्चन। किस स्थिति में धनात्मक कार्य कम से कम प्रतिरोध के साथ किया गया? बता। फर्श पर लुढ़क रहा है, जब एक पका हुआ फल एक पेड़ से गिर रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, हेलीकॉप्टर जमीन से ऊपर हो रहा है, सबसे ज्यादा होगा विरोध इसमें और सबसे कम होगा इसमें। बोलो कैसे? देखो तो एक बार। धनात्मक कार्य, एक मिनट, एक होता है धनात्मक कार्य, कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा ना। धनात्मक कब होगा? ना ना, जिधर बल होगा उधरे विस्थापन होगा। ऋणात्मक कार्य कौन कब होगा? जब बल और विस्थापन विपरीत होगा। और शून्य कार्य कब होगा? जब बल और विस्थापन दोनों कितना डिग्री पर होगा? 90 डिग्री। हो गया? चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो प्रतिरोध गुण के कारण विरोध होगा। जब एक गेंद क्षति समतल पर लुढ़क रही है, एक है एकदम नॉर्मली हवा में फल गिर रहा है, हवा का विरोध तो सबसे ज्यादा ना कम होगा रे। अंदाजा भी लगाओगे तो लग जाएगा। हेलीकॉप्टर जमीन से ऊपर उठेगा, सबसे ज्यादा विरोध हो। लिख लो सबसे अधिक विरोध, अधिकतम प्रतिरोध। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना किसमें कार्य अधिक हो रहा है, तो ध्यान देना जकर गति ज्यादा होगा ओकरा में कार्य अधिक होगा। जैसे कहेगा एक लड़का दौड़ रहा है, एक फल गिर रहा है, बंदूक से गोली निकल रही है, तो सबसे ज्यादा कार्य किसमें होगा? लिख लो जिसमें गति अधिक होता है उसमें कार्य अधिक होता है। जिसमें गति अधिक होता है उसमें कार्य अधिक होता है। जिसमें गति अधिक होता है उसमें कार्य क्या होता है? चला अधिक होता है।
जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, इसको जब गर्म कीजिएगा कितना डिग्री पर, 100 डिग्री, 100 से 120 तक, या 373 केल्विन पर, या 80 डिग्री आर पर, या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, तो ये बना देगा CaSO4 इंटू हाफ H2O. This is called as plaster of Paris and this is called as gypsum. हो गया? आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 373 केल्विन। न्यूलैंड का अष्टक नियम, अष्टक तत्वों के बीच आवर्तिता केवल कितना तक देखी जाती है? कैल्शियम तक। अगर कहेगा कि न्यूलैंड का नियम कहां तक मान्य है, न्यूलैंड का नियम मान्य है कैल्शियम तक, न्यूलैंड का तालिका है, न्यूलैंड की तालिका है थोरियम तक। दोनों अलग अलग है, एकरा ओकरा में, ओकरा एकरा में नहीं डाल दो। रूल्स कहां तक, अष्टक नियम कहां तक मान्य है? कैल्शियम तक। तालिका कहां तक वैलिड है? थोरियम तक। आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। तालिका कहां तक है? थोरियम तक। नियम कहां तक मान्य है? कैल्शियम तक। हो गया? हो गया? फिलहाल इसमें अगर हम आते हैं कि आपको पता है कि जो तैरेगा, आज जिसमें तैरेगा, जो तैरेगा जिसमें डूबेगा ओकर घनत्व कम, आज जो डूबेगा, आज जिसमें तैरेगा घनत्व अधिक। एक मिनट रुक न रे। लोहे का एक गोला पारद में तैरता है, ये अगर H2O है, पानी है, और ये लोहा है, तो घनत्व जो है, लोहा का टुकड़ा तो डूब न जाएगा, किसका घनत्व ज्यादा? जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक। तो लोहा डूब गया तो लोहा का ज्यादा, अब पानी का कम। लेकिन यही अगर रहेगा कहां पर? पारा में, तो तैरेगा, पारा लोहा, तो घनत्व जो है लोहा का कम, पारा का ज्यादा, क्योंकि जो तैरेगा उसका घनत्व कम, तो लोहा तैर रहा है तो उसका घनत्व कम। थ्योरी यही है, क्वेश्चन बन जाएगा। इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है 40-50 को सब बन जाएगा। डुअल लाइन का थ्योरी है। बर्फ तैर रहा है तो बर्फ का घनत्व कम, लोहा डूब गया लोहा का घनत्व ज्यादा, जिसमें तैरेगा ओकर घनत्व ज्यादा, जिसमें तैरेगा ओकर घनत्व क्या? अधिक। जो तैरेगा ओकर घनत्व कम।
हो गया? अरे हो गया। अब देखिए, लोहे का एक गोला पारद में तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। पारद में तैरता है और पानी में, सत्य वचन है। अब कह रहा है लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। लोहे का अधिक होता है कि पारा का अधिक होता है? ये कह रहा है लोहे का घनत्व अधिक होता है, तो गलत न है। पारा का अधिक होता है, ये सही है परंतु आर गलत। पढ़ लीजिए, अब मिला लीजिए। एग्जाम हॉल में बनाना इसको जो है ना थोड़ा मुश्किल है, बड़ा ध्यान से बनाना होगा। ये तो चला पुराना क्वेश्चन सब देखो, चला कितना आसान है। 2011 का क्वेश्चन है, एक बार में लड़का खट से बना देगा। 20 को ना, राम दूध के दांत इसी को ना कहते हैं रे। हम बोले थे चला अम्लीय ऑक्साइड जो है वो कौन कौन है? SO2 है, SO3 है, CO2 है, NO2 है। क्षारीय ऑक्साइड कौन कौन है? Na2O है, Li2O है, LiO है, Mg2O है। उदासीन कौन है? CO है, NO है, H2O। कल क्या था रे? Na2O था, N2O था। सही है, नौटंकी तो नहीं कम करो। Na2O कैसे हो जाएगा? NaOH हो जाता है। हाँ, सब क्षारीय है। बनेगा तो वही बनेगा। फर्स्ट का ना है रे, संयोजकता इंटरचेंज होगा। LiO, Li2O, LiOH बनता है। हो गया? पढ़ें? कहता जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड क्या है? आओ भाई, धर्मी कौन कौन है? Al2O3, ZnO, PbO2। क्षारीय उदासीन तो लिखिए दिए। इजाजत हो तो आगे बढ़ें। इजाजत है? क्वेश्चन छोटा छोटा है क्या ना? ये चोटमल सब है। हाँ, MgO भी, Mg2O भी। संयोजकता जो होता है ना वो बदलता है, वेरिएबल्स बैलेंस ही होता है सबका। नियम निम्नलिखित, क्वेश्चन चला अधूरा है। क्वेश्चन की कह रहा है? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम निम्नलिखित के, एक बात नहीं है कि निम्नलिखित में लागू नहीं होता। लिखा? अब बताओ, H2O है, H2 प्लस O2, दिस विल गिव्स H2O। इसको बैलेंस कर दीजिए आप, यहां 2 दे दीजिए, यहां 2 दीजिए, देखिए तो बैलेंस है। आई बताइए, 2 दूनी 4 ग्राम, ई 16 दूनी 32 ग्राम, ई
16 दो 18 दूनी 36 ग्राम। देखो रिएक्टेंट में जितना द्रव्यमान है प्रोडक्ट में उतने हैं। रिएक्टेंट इधर हुआ 32 4 36, इधर भी 36। यही द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। सभी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो देख लो सभी रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी तो रासायनिक अभिक्रिया ही है, तो यह भी द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। ऊष्माशोषी भी तो द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। लेकिन नाभिकीय अभिक्रिया नियंत्रित भी होता है, अनियंत्रित भी। अनियंत्रित होगा तो अगर कोई माई बाप नहीं है, द्रव्यमान के संरक्षण की कोई बात नहीं होगी। तो यही आंसर हो जाएगा। सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, चाहे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उदासीनीकरण, जितना भी अभिक्रिया है सब क्या है? द्रव्यमान संरक्षण अभिक्रिया पर आधारित है। अर्थात रिएक्टेंट यानी अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान होता है। लिख लो सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है अर्थात अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। लिखें परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के सभी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं है। ये कहा था पॉली। क्वांटम संख्या चार प्रकार के क्वांटम संख्या। एक होता है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा के बारे में बताता है। दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या, ये उपकक्षा के बारे में बताता है। फिर है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये कक्षक के बारे में बताता है। आज चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताता है। कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताता है। हो गया? आंसर बताइए। ऑब्बाउ सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में यही ना बताया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताए थे? पहले कम ऊर्जा वाला में भरेगा तब अधिक ऊर्जा वाला में। आइहुंड का नियम कक्षक में इलेक्ट्रॉन के भरने के बारे में यही बताए थे कि पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। कक्षक में इलेक्ट्रॉन के भरने के बारे में। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत कहता था संवेग निश्चित तो स्थान अनिश्चित, और संवेग अनिश्चित तो स्थान निश्चित। संवेग और स्थान की अनिश्चितता के बारे में ये बताए थे।
हो गया? अरे हुआ। कक्षा, उपकक्षा और कक्षक, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, कक्षक में इलेक्ट्रॉन की चक्रण। पॉली का अपवर्जन सिद्धांत कहता था कि चारों क्वांटम संख्या किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए समान। हो गया? फॉस्फीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये चला एकदम बहुत ज्यादा तेज दुर्गंध देता है, पीएच3 अगर फॉर्मूला होता है। पीएच3 एकदम मछली के जैसा सड़ा हुआ गंध देता है। पता क्या होगा? फॉस्फीन कमरे के तापमान पर ठोस है। फॉस्फीन अत्यधिक घुलनशील है। फॉस्फीन एक प्रबल ऑक्सीकारक कर्मक है और ये एकदम मछली, सड़ी मछली के जैसा गंध होता है। पीएच3 फॉर्मूला, सड़ी मछली के जैसी गंध, सड़ी हुई मछली के जैसी गंध। देखा सुखई मछली जो होता है गांव घर में ना, मछली को सुखा सुखा के चटनी बना के खाता है। देखा है? साउथ में क्या, इधर भी लोग खाते हैं। खाया है? कितने लोग सुखा ही खाया है मछली को सुखा के? एकदम साफे गड़बड़े है कि रे। हाँ रे, मछली को सुखा के अब बोरा में रख देता है, 6 महीना बाद खाता है। सुखौती ओकरा बोलते हैं। आसान से हाथ भी उठा रहा है, लगता है डायनासोर खाया है। 600 किलोग्राम त्रिज्या के एक ग्रह गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण इतना है 6000 किलोमीटर त्रिज्या। आर का मान कितना दिया है? 6000 किलोमीटर। तो 6000 गुना 1000 मीटर हो जाएगा। आर बराबर हो जाएगा 6 गुना 10⁶ मीटर। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? यदि इसके पलायन वेग, आपको पता है पलायन वेग का मान होता है √2gr। ये इस साइड आ जाएगा तो पलायन वेग का स्क्वायर बराबर 2gr। हमको क्या निकालना है? जी ना निकालना है। ओ जी निकालना है तो आर बराबर हो जाएगा VE²। आप बटा 2 जी निकालना है 2r। VE² हो गया 12 किलोमीटर न है रे, तो 12 गुना 1000 का होल स्क्वायर अब बटा 2 गुना 10⁶ काट खोट के देखो आंसर आ जाएगा। 12 12 कट जाएगा, गुना भाग कर देगा। यानी बढ़िया से लिखते ना तो कहेगा गो गो कर दिया मस्ट। भी बोले तो 12 किलोमीटर पर सेकंड है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 1000 एक और होल स्क्वायर है बटा 2 आई इंटू आर का मान दे दिया 6 गुना 10⁶। काट खोट के देखो 12 आएगा। पावर पे पावर गुना होगा, 10⁻³ है 2 है तो 10⁻6 हो जाएगा। आज 6 दूनी 12, 12 कट जाएगा, 12 का स्क्वायर है देखो 12 बच जाएगा। कैलकुलेट हो जाएगा। बिहार पुलिस। हो गया? जिस हिसाब से चला हम आपको तैयार कर रहे हैं कि आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आप अपना लॉजिक सेट कर पाइएगा नए क्वेश्चन पर कि अगर ये ऐसा है तो इस पर हम क्या कर सकते। अब पहले क्वेश्चन आता था डायरेक्ट पलायन वेग पृथ्वी का कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। देख लो अब क्या आता है। पहले आता था जी का मान कितना, 9.8। अब कह रहा फलना बात चिलना है इसलिए जी का मान कितना। निम्नलिखित में से किस दौलत का आयाम सब समय के साथ बदलता रहता है? अवमंदत की अनावमंदित। अवमंदत का मतलब होता है धीमा होना। क्या होना रे चला? आइए एक मिनट रुकना। अनावमंदित का मतलब होता है अवमंदित न होना, मतलब तेज होना। रुक न रे, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। कहां पूछा है ये? प्रणोदित रॉकेट जो होता है चला, ये प्रणोदित होता है। रुक रुक न, नहीं बूझ पाएगा क्वेश्चन।
क्वेश्चन एकदम दमदार है। क्वेश्चन का किस दोलन का आयाम समय के साथ बदलता? तुम कहोगे जब धीमा हुआ तब भी बदला, तेज हुआ तब भी तो बदला। लेकिन चला, दोलन जब करेगा कोई भी पिंड तो वो धीमा ही होगा। कभी ऐसा होगा कि ऐसे दोलन कर रहा है और थोड़ा देर के बाद ऐसे ऐसे करने लगेगा? दोलन ऐसे ऐसे कर रहा है तो धीरे धीरे धीमा ही होगा, तो जो बदलाव होगा वो कम ही होगा। अच्छा चला, कोई भी आदमी में बदलाव होगा तो अगर हाइट बढ़ेगा कि घटेगा? तो बदलाव होगा तो तुम कहेगा बढ़ना भी बदलाव है, घटना भी बदलाव है, लेकिन हाइट कभी घट सकता है? वैसे ही कभी भी तेज नहीं हो सकता है, क्या होगा? धीमा, जब तक बाह्य बल ना लगे। फिर बाह्य बल लग जाएगा तो तेज भी हो सकता है। यहां बाह्य बल की चर्चा किया है। किस दोलक में आयाम समय के साथ बदलता है तो वह क्या कहलाता है? अवमंदन। कहेगा बाह्य बल लगा दिए, अनावमंदित हो जाए। अनावमंदित मतलब जो अवमंदित ना हो, अर्थात तेज हो। 150 फीट नीचे का क्वेश्चन। तुम लोग तो मजाक में ले लेता है, लेकिन क्वेश्चन रियल में बहुत ही जबरदस्त वाला। दिल्ली पुलिस ये तो बना देगा, सब बना देगा। मानव तंत्रिका, तंत्र के संदर्भ न्यूरॉन, डेंड्राइट ना, माइटोकॉन्ड्रिया ना होगा, एटीपी का निर्माण करता है। ये सब कुछ खास नहीं है। थैंक यू वेरी मच। टेस्ट का क्वेश्चन टाइप हो रहा है, कभी भी हो जाएगा टेस्ट। कब होगा अगर कोई गारंटी नहीं, कल हो सकता है।